हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। बेटा चैप्टर नंबर 3 का जो फ्लो चार्ट था उसमें मैंने बताया था आपको क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर में फीचर्स पढ़ने हैं और इंपॉर्टेंस और डायमेंशंस और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी कह सकते हैं हम लोग। तो बेटा फर्स्ट वीडियो जो हमारी थी वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ कवर। उसमें मैंने फीचर्स और इंपॉर्टेंस को कवर किया था। तो बेटा आज जो स्टार्ट होने वाला है वो डायमेंशन है। चैप्टर का नाम आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है और ये हमारी सेकंड वीडियो है किसकी, बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस की। बिजनेस एनवायरनमेंट की कितनी डायमेंशंस हैं, मतलब जब हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, ठीक है, डायमेंशन का मतलब है उसका फैलाव। मतलब हम जो हमारे एनवायरनमेंट की जो चीजें हैं, ठीक है, वो हम कह सकते हैं वो टोटल 5 डायमेंशंस में कवर की गई है चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं 5 डायमेंशंस। पहली डायमेंशंस लिखी हुई वो है आपकी इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, उसके बाद है बेटा आपका सोशल एनवायरनमेंट, उसके बाद बेटा आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, उसके बाद बेटा आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड द लास्ट इज लीगल एनवायरनमेंट। तो हमें बेसिकली ध्यान रखना कि हमें इस डायमेंशन के अंदर, ठीक है, हमें जो पढ़ना है, हमें इन 5 डायमेंशंस के बारे में पढ़ना है और इन 5 डायमेंशंस के कौन कौन से एग्जांपल्स इसमें कवर होंगे। तो सबसे पहले इसको बेटा लिख लो, एक बार आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट डायमेंशंस जो हमारी 5 है, उसके बाद हम कवर करते हैं एक एक विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, जो हम कह सकते हैं कि हमारा पढ़ाने का तरीका है। यू कैन से वीआईपी स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। तो आप बेटा इसको हम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसको जल्दी कवर करो, आप लिखो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। हम कह सकते हैं पहली डायमेंशन हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की, इट कंसिस्ट्स ऑफ, इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ द फैक्टर्स। इसमें वो फैक्टर्स आते हैं जो इकोनॉमी के पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं जीडीपी लेवल ऑफ इनकम, जीडीपी लेवल, ठीक है। हम कह सकते हैं नेशनल इनकम, यू कैन से, हम कह सकते हैं इसके अंदर नेशनल इनकम की राष्ट्रीय आय कितनी है, नेशनल इनकम। हम प्रोडक्टिविटी पे कह सकते हैं कि हमारी इंडिया की प्रोडक्शन कितनी है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट कितना हमारे इंडिया के अंदर, टैक्स रेट सिस्टम कैसे है हमारे, पर कैपिटल इनकम कैसी है, सेविंग हो गया, इकोनॉमिकल पॉलिसीज हो गई, ठीक है, नेशनल इनकम हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, विदेशी मुद्रा का आना जाना, आदान प्रदान, इन्वेस्टमेंट रेट्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज सच लाइक मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसीज, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन। तो बेटा इसमें वो फैक्टर्स आते हैं जो इकोनॉमी के पॉइंट से, जो इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, ठीक है बेटा। तो बिजनेस इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल दीस फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज एक्सरसाइज अ स्ट्रांग इन्फ्लुएंस। ये कह रहे हैं जो बिजनेस के एनवायरनमेंट होते हैं वो हमारे बिजनेस के ऊपर स्ट्रांग इन्फ्लुएंस डालते हैं। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़े घटेगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रेट अगर बढ़ेगी, एफडीआई बढ़ेगा, ठीक है, विदेशी मुद्रा का आना जाना, लेन देन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। इन्फ्लेशन रेट्स, ठीक है, या जीडीपी पर कैपिटल इनकम, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो हम कह सकते हैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं और वो हमारे पे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं हमारे बिजनेस के ऊपर। एंड बिजनेस, दिस इज बिकॉज, क्योंकि बिजनेस क्या है, बिजनेस एक इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट है, क्योंकि बिजनेस जो करा जाता है ओनली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। जब भी कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट, मान लो अगर मेरा भी बिजनेस है, अगर मैं भी एज ए एंटरप्रेन्योरशिप हूँ, या मैं एज ए एंटरप्राइज हूँ, या मैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन हूँ, या मैं एज ए मैनेजमेंट हूँ, तो मैं क्या करूँगा, स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। हम क्या करूँगा, हम लोग क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। बट स्कैनिंग का होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स। अपने एनवायरनमेंट को देखना, आसपास आपके क्या चल रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स आपके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में देखना। एंड टाइमली हम क्या करेंगे, उनको स्कैन करेंगे, टाइमली क्या करेंगे, एक्शंस लेंगे। क्या करेंगे, कुछ एक्शंस लेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे इन अकॉर्डेंस विद दी चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो भी जिस हिसाब से हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट पे प्रभाव डाल रहे हैं, उस हिसाब से क्या करेंगे, हम इकोनॉमिकल पॉइंट से क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ अडॉप्टेशन करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ अमलगमेशन करेंगे, या कोई डिडक्शन करेंगे। ये सारे के सारे स्टेप्स को हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग, ठीक है, और देखेंगे कि कौन कैसे कैसे हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट।
अब बेटा इसके एग्जांपल्स मैं बताता हूँ आपको कि कुछ बेसिकली कुछ किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो है किसका पार्ट है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसको बेटा जल्दी लिख लो, फिर एक बार मैं दोबारा से इसके सारे एग्जांपल्स लिखता हूँ, कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको 4 से 5, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से आइटम्स या कौन कौन से फैक्टर्स से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फैक्टर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट वाला है। देखो बेटा सुनो, देखो बेटा कुछ एग्जांपल्स लिखे आपके सामने, 4 एग्जांपल्स लिखे हैं। मैंने आपको पढ़ा था टैक्स रेट कि जब भी कभी टैक्स रेट आ गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बात आ गई और आगे ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात आ गई, इंटरेस्ट रेट के बारे में बात हो गई, नेशनल इनकम के बारे में, जीडीपी के बारे में, तो ध्यान रखना वो सारे फैक्टर किस में आएंगे, आपको इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, डिक्लाइन इन टैक्स रेट, टैक्स रेट कम हो गया, डिक्लाइन का मतलब फॉल, ये क्या मतलब है, गवर्नमेंट ने क्या करा, टैक्स रेट क्या करा, कम कर दिया, जिससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है डिस्पोजेबल इनकम जो लोगों की बढ़ जाएगी। जैसे एक बंदे की इनकम थी 10,000 रुपये, ठीक है जी, या मान लो एक बंदे की इनकम थी 1,00,000 रुपये पर मंथ, अब हमारा टैक्स है 10% है, कितना है 10%, इसका मतलब है उसको क्या करना पड़ेगा, 10,000 का, अगर हम 1,00,000 का अगर हम करते हैं 10%, यू कैन से दैट 10,000, तो 10,000 रुपये क्या करना पड़ेगा, उसको टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, टैक्स कटाना पड़ेगा। तो उससे कितने पैसे बचे उसके पास बचे सिर्फ कितने बचे, 90,000 रुपये, कितने बचे, 90,000 बचे। तो अभी हम बात करें तो उसकी इनकम कितनी है, 90,000 रुपये है, तो उसकी डिमांड कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है 90,000 की होगी। पर अगर गवर्नमेंट ने क्या करा, टैक्स रेट कम कर दिया, कितना कर दिया, ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कर दिया सिर्फ 2%, तो कितना हो गया, सिर्फ 2,000 रुपये टैक्स कटेगा। इसका मतलब है 1,00,000 में से 2,000 रुपये जब टैक्स कटेगा तो कितने बचे उसके पास, उसके बनेंगे 98,000। तो पहले उसकी कितनी इनकम बची थी, 90,000 रुपये, अब कितनी बच गई उसकी, प्रेजेंट में कितनी बच गई, 98, क्योंकि टैक्स रेट कम हो चुका है। जब टैक्स रेट कम होगा तो इनकम क्या होगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो क्या करेगा, वो अपनी डिमांड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो पहले उसका मतलब उसके पास अगर 8,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो अब वो 8,000 से क्या करेगा, एक्स्ट्रा सामान क्या करेगा, परचेज करेगा और डिमांड करेगा, और जब डिमांड करेगा इसका मतलब इकोनॉमी में क्या हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हम कह सकते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्वेश्चंस आएंगे, स्टेटमेंट्स आएगी कि कौन सा इकोनॉमिकल फैक्टर है, कौन सा लीगल फैक्टर है, कौन सा टेक्निकल फैक्टर है, कौन सा पॉलिटिकल फैक्टर्स है, या कौन सा सोशल फैक्टर है, ठीक है जी। सेकंड देखो, गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है, क्या करा है, जीएसटी, इसका नाम है एसी के ऊपर जीएसटी कम कर दिया। जब एसी के ऊपर जीएसटी कम होगा, ऑब्वियसली मतलब इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर आप एसी लेने जा रहे हो तो पहले एसी महंगा आ रहा था, अब एसी सस्ता हो गया क्योंकि उसके ऊपर टैक्स रेट कम हो गया। जिसके ऊपर टैक्स रेट कम, उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़े इसका मतलब जो मैन्युफैक्चर हैं किसके, जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस जो मैन्युफैक्चर कर रही है एसी, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उनका प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ जाएगा, क्योंकि अब एसी सस्ते हो गए तो हर लोग क्या करेंगे, एसी को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। रीसेंट चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिकल एंड फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट ने क्या करा है, कुछ इकोनॉमिकल चेंजेस करे हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर तो सीधे दिख रहा है, इकोनॉमिकल सदा है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता, आपको ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी यू कैन से फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, जिससे क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है एनआरआई जो भी होंगे, ठीक है, वो गवर्नमेंट क्या करेगी, एनकरेज करेगी, बढ़ावा दे रही है कि जो विदेशी सैलानी है हमारे इंडिया में क्या करें, फॉरेनर जो है हमारे इंडिया में क्या करें, पैसा मिलाएं। इसका मतलब है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। जितना हमने जो हमारे नरेंद्र मोदी जी घूमते रहते हैं, कभी इंडिया कभी कोई दूसरी कंट्री, कभी दूसरी कंट्री, क्यों करते हैं, विदेशी ये जो घूमना फिरना ये क्यों करते हैं, ओनली फॉर द एफडीआई, ताकि विदेशी जो बंदे हैं हमारे इंडिया में निवेश करें, पैसा लेके हैं, पैसा लगाएंगे, उससे हमारी इकोनॉमी क्या होगी, ऑटोमेटिक स्ट्रांग होगी, जीडीपी बढ़ेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। 4.8 टू टैकल द प्रोडक्ट प्रॉब्लम ऑफ रिसेशन, ये कह रहे हैं रिसेशन मंदी आ रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, आरबीआई ने क्या करा, अलाउ कर दिया कि जो भी हमारे हम कमर्शियल लोन है, रेट है, क्या करेंगे, फॉल कर देंगे। जैसे आपको पता है इस टाइम पे कोरोना वायरस प्रॉब्लम चल रही है, आपको देखो कई सारे लोगों की ईएमआई चल रही थी, तो बैंक ने क्या करा, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, या बैंक ने क्या करा, आरबीआई ने क्या करा, लिमिट दे दी कि इनको 2 महीने की जगह टाइम दे दिया, 3 मंथ्स का 4 मिलता है, वो अपने पैसे जमा कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, ठीक है। कोई तरह का लोन लेना है जो भी किसी बंदे को सस्ता मिल जाएगा, तो अल्टीमेटली किसी काम करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के फॉर्म में अगर गवर्नमेंट ने
अभी 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश डाला है कि हम लोगों को इतना पैसा देंगे फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है, या अपने काम को चलाने के लिए जिन लोगों का काम ठप हुआ है ताकि इकोनॉमी हमारी दोबारा से ट्रैक पे आ जाए। तो बेटा ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये किसके आपके इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के, ठीक है। इससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स के अंदर आएंगे। इन शॉर्ट इकोनॉमिकल फैक्टर्स में बेटा वो फैक्टर्स आते हैं जो इकोनॉमिकल पॉइंट से होते हैं, जो हमारी इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव डालते हैं, जिसका इम्पैक्ट एक बंदे पे नहीं किससे पड़ेगा, हर बंदे पे पड़ेगा और इक्वल इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है बेटा। इसको जल्दी लिख लो अब आगे, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसके बाद सोशल एनवायरनमेंट। देखो बेटा सेकंड पॉइंट सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में आता क्या है, सोशल एनवायरनमेंट का मतलब है सामाजिक एनवायरनमेंट, हमारा समाज किस किस से बना है। तो हम सामाजिक पॉइंट से हम बात करें तो सोशल एनवायरनमेंट डिस्क्राइब, ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये क्या बताता है या किसके बारे में एक्सप्लेन करता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, इसकी हमारी समाज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारा समाज किन किन चीज़ों से बना है, ठीक है। और हमारे एंटरप्राइज कैसे वहाँ पे एग्जिस्ट हैं, कि हमारी जो भी एंटरप्राइजेज है वो कैसे कैसे उससे काम कर रही है, कैसे कैसे लिंक अप कर रही है, ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है या हमें कैसे कैसे काम करना पड़ता है। हम बात करें सोशल एनवायरनमेंट में क्या करना है, ट्रेडिशन, हमारा ट्रेडिशन क्या है, ठीक है, रीति रिवाज हम कह सकते हैं, हमारा कस्टम क्या है हमारा, ठीक है, हमारे रिचुअल बिलीव्स क्या है, हमारे फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, लाइफ स्टाइल कैसा है लोगों वहाँ पे, ठीक है, वैल्यूज़ कैसी कैसी हैं, लिटरेसी रेट में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर है, कितने लोग साक्षर नहीं है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम हमारी इंडिया का कैसा है, या ऑल ओवर जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है, डेमोक्रेटिक कंडीशंस कैसी हैं, मेल फीमेल रेशियो हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, उसके बाद अर्बन रूरल अर्बन रेशियो होगी, ठीक है, ये सारा आइडेंटिफाई किया था इसके अंदर, ठीक है। उसमें मेल फीमेल रेशियो हो गया, अर्बन रूरल अर्बन मोबिलिटी, कितने लोग बंदे मूव कर रहे हैं, कितने लोग मेल फीमेल रेशियो हैं, एज कंपोजिशन कैसे हैं, बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं, बुजुर्ग कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे, इनकम स्टेटस ऑफ वुमेन्स। तो हम कह सकते हैं एक सोशल फैक्टर इकोनॉमिकल सोशल एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे फैक्टर आते हैं जो सामाजिक होते हैं, जिनका समाज से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लिंक होता है या लेना देना होता है। हम उसमें क्या क्या आते हैं हमारे सोशल एनवायरनमेंट। हम बात करें एज ए बिजनेसमैन तो हमारे कुछ सामाजिक कर्तव्य होते हैं, जैसे मेल हो या फीमेल हो उनको सेम सैलरी ऑफर करना, अच्छी वर्किंग कंडीशन, रिजर्वेशंस फॉर द फीमेल, ठीक है, ताकि उनको भी अपलिफ्ट करें। या हम कह सकते हैं जो हमारे इंडिया में जो दिव्यांग हैं, फिजिकल हैंडीकैप है, ठीक है, उनके खिलाफ भी कुछ प्रोविजंस बनाना, ठीक है, ताकि वो भी अपलिफ्ट कर सकें, ठीक है। तो कुछ हमारे या बच्चों जो भी एम्प्लॉइज अगर काम कर रहे हैं उनके बच्चों को हम कह सकते हैं एज ए पॉइंट ऑफ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बच्चों के एजुकेशन पर फोकस करना, पढ़ाना लिखाना, ठीक है। ये कुछ हमारे सामाजिक फैक्टर्स हैं जो उसके अंदर किसमें आते हैं, ये हमारे सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो भी होती है वो क्या करती है, पहले एनालाइज करती है और अंडरस्टैंड करती है। क्या करती है, एनालाइज करती है, कंपैरिजन करती है, देखती है, समझती है, अंडरस्टैंड करती है किसको, सोशल एनवायरनमेंट को, किसको, सोशल एनवायरनमेंट को, और डिटरमाइन करती है, फिर देखती है कि उनको कौन से गुड्स एंड सर्विस मार्केट में प्रोड्यूस करने हैं, देने हैं समाज को, ताकि जिससे हमारे समाज का भला हो सके, उनका कल्याण हो सके। हम वो काम करेंगे, वही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे जिससे हमारे समाज का कल्याण होगा, ठीक है, जिससे हमारी सोशल इमेज बढ़ेगी, ठीक है। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज ऐसा काम नहीं करता जिससे उनकी सोशल वैल्यूज़ क्या हो, ऑटोमेटिक कम हो। तो बेटा ये था हमारा कंटेंट, हम कह सकते हैं जो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल एनवायरनमेंट। अब बेटा इसके अब हम करेंगे जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में किए थे इसके एग्जांपल्स। तो अब एक के बाद अब इसको लिख लो बेटा पहले, फिर हम कवर करेंगे एग्जांपल्स कुछ, फिर आपको बताऊंगी कैसे कैसे वो फैक्टर्स हैं जो एग्जांपल्स हैं वो कैसे कैसे लिंक कर रहे हैं सोशल एनवायरनमेंट को। लिखो बेटा तो जल्दी। तो बेटा को एग्जांपल्स लिखे यहाँ पे जो फैक्टर्स लिखे हैं, एग्जांपल्स लिखे हैं, एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एग्जांपल्स लिखे। तो इन एग्जांपल्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है आपको उसका रिलेशन कहीं ना कहीं सामाजिक में मिलेगा, समाज को कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा। देखो पहला पढ़ते हैं, सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, फेस्टिवल। जैसे फेस्टिवल्स होते हैं हमारे इंडिया में, आपको पता है हमारे हिंदुस्तान जो हम कहते हैं त्योहारों का देश है, यहाँ पे हर तरह का फेस्टिवल, मतलब कह सकते हैं कि पूरे साल में बहुत सारे फेस्टिवल में आते हैं, ठीक है, जिनका
पता नहीं, हर कंट्री के अंदर हर स्टेट वाइज हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट 15-20 एक एक महीने में 2-2 महीने में कोई ना कोई आपका फेस्टिवल आता रहता है। तो सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल लाइक दिवाली हो गया, होली हो गया, क्रिसमस हो गया, लोहड़ी हो गया और गुरु पर्व हो गया, ठीक है जी। तो ये सारे सेलिब्रेशन जो होते हैं हमारे इंडिया में, ये हम कहते हैं सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है, जिससे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, इससे जो भी बिजनेसमैन होते हैं, जो भी लिंक्ड होते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ठीक है। जैसे ग्रॉसरी जो ग्रीटिंग कार्ड्स कंपनीज होती है वो ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं, लोग देते हैं, ठीक है। या मान लो कि जो कन्फेक्शनरी सामान बेच रहे हैं, स्वीट मैन्युफैक्चरर दुकानें मिठाइयों वाली, ठीक है, जो गिफ्ट आइटम्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कुरकुरों के पैक्स आते हैं आजकल, ठीक है, या कस्टमाइज गिफ्ट भी आते हैं कई सारे, ठीक है। जो दिवाली के टाइम पे क्या करते हैं कंपनीज, क्या करते हैं नए नए प्रोडक्ट्स निकालती है और बेचने के लिए, ताकि लोग उसको बेच सकें। तो अल्टीमेटली हम बात करें तो ये सब कुछ क्या है, एक तरह का सोशल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसका किससे लिंक रहे हैं, हमारे समाज से। इक्वल पे अगर हम बात करें, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर वो इक्वल जॉब कर रहे हैं, जैसे मान लो एक कंपनी है, ठीक है, जहाँ मान लो नरेगा स्कीम है, नरेगा में काम चल रहा है, चाहे वहाँ में लेडी हो चाहे मेल काम कर रहा हो, कुछ भी काम करो, तो उनको दिहाड़ी सेम मिलनी चाहिए। 450 रुपये या 500 रुपये जो भी दिहाड़ी फिक्स्ड है, वो उसकी दिहाड़ी सेम मिलनी चाहिए। ये नहीं कि मेल को ज़्यादा मिल रही है फीमेल को कम मिल रही है, तो हमें ऐसी डिस्पैरिटीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ताकि सामाजिक पॉइंट से समाज को अच्छा हम कह सकते हैं एक अच्छा वो मिले, प्रचार मिले। ये नहीं नेगेटिव इफेक्ट पड़े कि लोग कंपनी में ऐसे या फीमेल्स के खिलाफ वो अत्याचार कर रहे हैं, उनको सैलरी कम दे रहे हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। डिमांड फॉर रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन है जॉब्स के अंदर, माइनॉरिटीज़ हो गए, SC ST OBC हो गए, ठीक है, या हम कह सकते हैं बिलो हो गए एथनिक माइनॉरिटीज़, तो ऐसी जो भी हमारे इकोनॉमी के अंदर रिजर्वेशन होने चाहिए, ताकि अपलिफ्टमेंट जो भी हैं, या दिव्यांग हो गए, फिजिकल हैंडीकैप हो गए, उन लोग को अपलिफ्ट करके उनकी भी सामाजिक इमेज को बढ़ाया जा सके, ताकि उनको ये न लगे कि हम किसी तरह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनकी भी सेल्फ इमेजिनेशन होनी चाहिए। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ न्यूट्रिशंस फूड्स लाइक मिनरल वाटर्स, जिम्स एक्सेट्रा टू हेल्थ और फिटनेस कॉन्सिक्वेंस के कारण से लोगों ने क्या कहा, जैसे जीन्स का डिमांड बढ़ना, ठीक है, या जैसे आपको पता हो उस टाइम पे आयुष मंत्रालय के कई सारे जो गुड्स हैं, ठीक है, दालचीनी होगी, ठीक है, और उसके बाद हम कैसे तुलसी होगी, तो इनका सेवन यूज़ किया जा रहा है, कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च भी हो चुके हैं, ठीक है, कि आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए। तो उससे देखा कहीं ना कहीं वो जो माल बन रहा है, जो प्रोडक्शन बन रहा है, वो सिर्फ किसके लिए, समाज के लिए है, सामाजिक कल्याण के लिए, ताकि समाज को बेनिफिट हो। और सरकार जो है कई जगह पे जो हम कह सकते हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ दे रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पर डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है, ताकि लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ सके, और वो जो कोरोना के खिलाफ जो भी महामारी चल रही है उससे अपने शरीर को बचा सकें। इम्पोर्ट ऑफ एनिमल बैन भी करें कि कई लोगों ने क्या कहीं प्रोटेस्ट करा कि जो वनस्पति ऑयल्स होते हैं, क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनकी चर्बी से पिघाल के फैट निकाल के और उसका घी बना के बेचते हैं। तो कंपनियों ने, कई लोगों ने इसको बैन करा है, प्रोटेस्ट करा कि इसको बैन करो। तो कई सारी वनस्पति कंपनी जो भी थी, जो घी मैन्युफैक्चर करती थी, वो बंद हो चुकी है, क्योंकि सामाजिक कल्याण के हिसाब से देखा है जैसे ये किस जानवर का क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या नहीं यूज़ कर रहे, उससे किसी के धर्म पे इफेक्ट पड़े या लोगों की अशुद्धि हो जाए, तो ये सारे फैक्टर कंसिडरेशन में आते हैं। देयर हैज़ बीन मूवमेंट फॉर द इम्प्रूविंग, ये कह रहे हैं इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं एजुकेशन जो हो गए वुमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए स्कूल में सिस्टम बढ़ाया जा रहा है, उनको फ्री एजुकेशन बुक दी जा रही है, ठीक है, उनको ड्रेसेस दी जा रही हैं, ठीक है, उनको एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है गर्ल्स को दिया जाएगा, या जो 11th-12th में बच्चा जो भी साइंस स्ट्रीम का होगा वो लेना चाहेगा, SC ST OBC या हर तरह के बच्चे को, अब तक पहले तो SC ST OBC को मिलता था, पर आज के डेट में हर गवर्नमेंट स्कूल के हर बच्चे को हर तरह की फैसिलिटी सरकार दे रही है, ताकि समाज में उनका जो भी है वो जो है सपोर्ट सर्विस है उनको मिल सके। क्योंकि गवर्नमेंट ने एनालाइज करा कि जो SC ST OBC है सिर्फ वो गरीब नहीं है, ऐसे बहुत बंदे हैं जनरल वाले कैटेगरी के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो सरकार ने डिसाइड करा कि हम उन बच्चों को भी क्या करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, बुक्स, किताबें, ड्रेसेस और स्कॉलरशिप की सब कुछ देंगे, जो बच्चा एक लेवल से ऊपर होगा, ताकि इससे बच्चे में मोटिवेशन अराइज हो और वो भी अच्छा अपना काम करें। तो बेटा ये सारे के सारे फैक्टर थे जो सामाजिक फैक्टर थे, जो समाज से लिंक करते हैं। तो ये बेटा एग्जाम्पल था आपके सोशल एनवायरनमेंट के। जल्दी बेटा इसको लिख लो, फिर हम थर्ड पॉइंट करते हैं टेक्निकल एनवायरनमेंट और उसके एग्जाम्पल्स। देखो बेटा अब स्टार्ट होने वाला है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल
एनवायरनमेंट में बात करें तो टेक्नोलॉजी आती है। जैसे हम बात करें आज का युग किसका है, टेक्नोलॉजी का है। आप देखो हर चीज़ अपडेशन हो रही है, iPhone XR, iPhone 11, मतलब हर चीज़ नई नई आ रही है, इनोवेटिव। तो जो भी इनोवेशन होती है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे एक इम्प्रूवमेंट होती है कि आपको नई टेक्नोलॉजी मिल जाती है, आपको नए इक्विपमेंट्स, नए डिवाइसेस मिलते हैं। और उससे होता है क्या कि जो पुराने डिवाइसेस होते हैं जो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं। उनको मतलब कह सकते हैं उनको बॉयकॉट कर देते हैं हम लोग, उनको यूज़ नहीं करते। तो इसी तरह से इसमें होता है क्या, जो भी टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में जो मेन फैक्टर है वो है साइंटिस्ट, जो हमारे वर्क कर रहे हैं, जो हमारे इंजीनियर्स नई नई चीज़ें कर रहे हैं, नई नई चीज़ें खोज रहे हैं, इन्वेंशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आता है तो 8 इंक्लूडिंग फोर्सेस, इसमें वो फोर्सेस आएंगे, ठीक है, जिसमें दो फोर्सेस हैं, एक है साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन, जिसमें हम साइंटिफिक तरीके से क्या करेंगे, इनोवेशन करेंगे, नई नई चीज़ करेंगे और इनोवेशन करेंगे, ठीक है, इनोवेट करेंगे, नए नए तरीके, नए नए आइडियाज, ठीक है, जो कि न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग, जिससे क्या होगा कि हम नए नए तरीके ढूंढेंगे या खोजेंगे, जिससे हम नए नए तरह के गुड्स एंड सर्विसेज जो है हम आपको दे सकें, ठीक है। अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, यू कैन से आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपग्रेड होना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एनवायरनमेंट को एनालाइज करके हमें काम करना होता है। तो ऐसी हर बिजनेस एंटरप्राइज क्या करती है, काम करती है, इनोवेशन करती है और कुछ इम्प्रूवमेंट करती है। लगता है कि उनका जो भी सिस्टम है उसमें थोड़ा, अगर हम कह सकते हैं थोड़ा इन्वेंशन की पॉसिबिलिटी है या कुछ इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो वो उसको हम कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट भी करती है। जैसे हम बात करें, कई लोगों हम बात करें जैसे लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो भी सब कुछ होगा यहाँ पे सब कुछ लिख देंगे और पढ़ा देंगे, आप लोगों को समझा देंगे। पर हमारा तरीका थोड़ा अलग है, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैंने आपको हर चीज़ क्या करता हूँ, फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाता हूँ, ताकि आपको हर चीज़ जो है सिंपल होके, ब्रीफ होके, आसानी से समझ में आ जाए। तो दिस इज काइंड ऑफ आल्सो हम कह सकते हैं इनोवेशन या इम्प्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग स्टडीज, जो भी हमारा पैटर्न है उसमें कुछ भी इनोवेशन या करके, ठीक है। इट इंक्लूडिंग, इसमें और क्या आता है, न्यू मेथड एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। जो भी बिजनेस ऑपरेट कर रहा है तो वो न्यू मेथड्स और न्यू टेक्नोलॉजी का अगर ऑपरेट कर रहा है, लगा रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, लगा रहा है, ठीक है, ताकि वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकें। और ये हम क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ, ठीक है, ये आपको पता है अभी हमारे इंडिया में जो कोरोना वायरस महामारी चल रही है, कोविड-19, इससे भी कई लोगों ने कई सारे इन्वेंशंस कर दिए, पीपी किट निकाल दी है, ठीक है, ग्लव्स निकाल दी हैं, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं कि मास्क विद एक शीट होती है, उस पर इन्वेंशन कर दी है। तो हर चीज़ की हम कह सकते हैं डिफरेंट तरह की चीज़ें इनोवेटिव हो चुकी हैं। छोटे छोटे मिनी हम कह सकते हैं हैंड सैनिटाइजर्स आ गए हैं, स्प्रेस आ गए हैं, ठीक है, हर तरह हम कहते हैं दिस इज काइंड ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जैसे डिजिटल वॉचेस, आज के डेट में आप देखोगे हर चीज़ डिजिटल हो गया है, डिजिटल इंडिया इनके से आई वॉच, डिजिटल वॉचेस आ गई हैं आज के डेट में। नहीं तो पहले क्या था, वो चाबी वाली मशीन होती थी, एक घड़ी होती थी, उस पर चाबी होती थी, चाबी को घुमाते रहते थे, ठीक है, घुमाते रहते थे ट्रेडिशनल तरीके से। चाबी भर देती उसको अपने घर हाथ में बांध देते थे, तो वो पूरे दिन तक चलती रहती थी। फिर दोबारा उसको हमें क्या होना, चाबी घुमानी पड़ती थी। फिर उसके बाद नई घड़ी कौन सी आई, सेल वाली आ गई, इसमें वॉच सुइयाँ होती थी, चलती रहती थी, सेल चेंज हो रहा 2 साल में 3 साल में चेंज। अब आज में तो सब कुछ डिजिटल हो गया, आपके पास सब कुछ डिजिटल है, आप उसे फ़ोन पे कॉल कर लो, चैट कर लो, मैसेज रीड कर लो, सब कुछ रीड कर लो। आई वॉच इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल। तो ये सब कुछ किसकी हेल्प से हुआ है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी के कारण इम्प्रूवमेंट हो गई, जिससे क्या रिजल्ट हुआ, डेथ। यू कैन से जो ट्रेडिशनल वॉचेस थी उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, वो ख़त्म हो चुकी है। कोई लोग उसको यूज़ नहीं करते, बहुत कम लोग होते हैं जो वॉचेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें एक्सरे मशीन होगी, जिससे पहले हम बात करें कार्बन पेपर जो होता था यूज़ करते हैं लोग, क्या करते हैं पीछे कागज़ लगाते थे, फिर लिखने के लिए क्या करते हैं पेज निकालते थे, कार्बन कॉपीज, ठीक है जी। पर आज के डेट में क्या हुआ, जेरॉक्स मशीन आ गई, आपको कितनी कार्बन कॉपी लगानी है आप निकालो, जेरॉक्स निकालो, एक के बाद 50 की कमांड दे दो, 50 पेन दे दो। नहीं तो पहले आपको 50 पेन लिखने पड़ते, उसको लिखना पड़ता था, फिर 50 पेन निकालते छपते, हाथ काले होते थे। तो ये सब कुछ उससे भी क्या हुआ, वो चीज़ पूरी तरह से क्या डैमेज हो गया, खत्म हो चुके हैं। सेल फोन्स आप देखो आज के डेट में, ठीक है, ऑल ओवर जो हम बात करें कि पहले हैंड फोन्स होते हैं, हैंड लैंडलाइन फोन्स होते थे हमारे घर के अंदर, या पहले फ़ोन आते हैं मोटे मोटे फ़ोन आते थे, बड़े बड़े, ठीक है, बिल्कुल स्लिम हो गए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो गए, बिल्कुल जितना स्लिम से स्लिम हो जाए, बड़ी स्क्रीन के हो जाए, हर तरह के फीचर्स हो गए। पहले आप देखो जैसे हम बात करते हैं व्हाट्सएप में बात करते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग में पहले नॉर्मल एक 1 to 1 एक ही बंदा कॉल करता था आपके, फिर उसके बाद 4 या 8 बंदे, आई थिंक शायद मुझे लगता है कि इसमें कॉल कर सकते हैं एक ही टाइम पे 8 बंदे, ठीक है। जिससे मतलब बात करें आपकी जो क्लासेस हो रही हैं
कहीं वेबिनार पे ले रहे हैं, कहीं स्काइप पे ले रहे हैं, जूम पे ले रहे हैं, तो दिस इज ओनली विद द पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी। तो बेटा एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर दो चीज़ें आएगी, हम कह सकते हैं न्यू मेथड्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज जो हम अडॉप्ट करते हैं अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए, ताकि हमारा बिजनेस, हम क्या करते हैं एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं उसको क्या करते हैं अडॉप्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं, ताकि हमारी कोई तरह की प्रॉब्लम अराइज ना हो और हम अपने बिजनेस को सही तरह से सक्सेसफुली क्या करें, इसको रन कर सकें। तो बेटा इसको देख लो आप, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर। देखो बेटा नेक्स्ट आ गया, आप आ गया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है राजनीति, हम कह सकते हैं। तो इसमें जो भी फैक्टर्स होंगे पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, कंट्री के पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग होंगे। जिसमें नरेंद्र मोदी की छवि अच्छी है, लोग कहते हैं, ठीक है, इसलिए हमारे इंडिया में हम कह सकते हैं कोई बंदा हमसे मीटिंग कर रहा है, बात कर रहा है, ट्रेड कर रहा है हर तरह से, ठीक है, या सरकार स्टेबल है, इंस्टेबिलिटी है, लीडर्स का रोल क्या है, कैसी इमेज है, क्या नहीं है, ये सारे फैक्टर किस में आते हैं, आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आते हैं। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, इट इंक्लूडिंग पॉलिटिकल कंडीशंस। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का लिंक किससे है, पॉलिटिकल कंडीशन से, कि जो भी हमारे पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग जो भी फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, तो किस में आएंगे, आपके आएंगे वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जैसे लोग बोलते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल काम नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं आ रही है, पॉलिटिकल फैक्टर का मामला है। सरकार को पैसा नहीं आ रहा, डोनेशन नहीं मिल रही, नरेंद्र मोदी जी पीएम केयर के फंड के लिए पैसा मांग रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये पॉलिटिकल फैक्टर है, ठीक है जी। तो जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेक्ट्स होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो किस में आएंगे, आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ही कवर होंगे। इट इंक्लूडिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि हमारी सरकार स्टेबल है कि नहीं है, कि यहाँ पे सत्ता बार बार अड़ंग दड़ंग, मतलब हम उलट पलट तो नहीं हुई उस तरह से। टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैसी है, हम कह सकते हैं सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है या मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है। एक्ट में जो रूलिंग पार्टी है, सत्ता में पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनका रोल कैसा है, उनका कैसा इमेजिनेशन है, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनकी क्या छवि है, ठीक है जी। फिलॉसफीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल पार्टी की क्या फिलॉसफीज हैं, ठीक है, किस आदेश उद्देश्यों में वो काम कर रही है, ठीक है। रिलेशन और कंट्रीज के रिलेशन किसके, कंट्री के रिलेशन किसके साथ, जैसे पाकिस्तान की हम बात करें, कोई भी कंट्री उससे व्यापार नहीं करना चाहती है, या रिलेशन क्या है, मजबूत नहीं है, ख़राब है, तो वो भी क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर है, तो लोग उस कंट्री में ट्रेड नहीं हो पाएगा। हर कोई बंदा, मतलब इमेजेस हम कह सकते हैं, इमेज, अगर जिस कंट्री की इमेज अच्छी होगी तो लोग उससे व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स हम बोलते हैं कि हमें राजनीति में जाना, तो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं राजनीति में जाना बेकार है, वो फील्ड खराब है, गलत है, ठीक है जी। तो हर किसी बंदे की क्या है, अपनी छवि है, ठीक है, अल्टीमेटली हर किसी बंदे का अपनी आइडियोलॉजी है, ठीक है जी। हम आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट कैसी है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज क्या है हमारी गवर्नमेंट की रिगार्डिंग, फॉरेन गवर्नमेंट की रिगार्डिंग, ठीक है जी। उससे हम बात करें प्रोफाइल्स ऑफ लीडर्स, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स उनका प्रोफाइल क्या है, कितने कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं है, कौन क्या है, कैसे। अभी भी देखो, मतलब जो राजनेता है उसका बेटा राजनीति में आ गया, ठीक है जी। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, कहीं ना कहीं जहाँ देखा जाए तो जो भी फैक्टर्स हैं किसमें आएंगे, आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएंगे। ये ट्रिमेंडस इम्पैक्ट, ये कह रहे हैं, ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये सारे के सारे फैक्टर बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं ट्रिमेंडस इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जैसे मान लो कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन टाइम पे कहते हैं जॉब्स भी निकल रही है, रोड्स भी बन रही है, ठीक है, हर तरह का हम कह सकते हैं हर तरह के इम्प्रूवमेंट होते हैं, सीवर डल रहा है, पाइप डल रहा है, लाइट डल रही है, ये डल रहा है, वो डल रहा है, स्ट्रीट लाइट लग रही है, सबको लग रहा है। तो या पॉलिटिकल लीडर्स भी आ रहे हैं, हाथ जोड़ के आ रहे हैं, जी हमें वोट दो, हमें तो हम ये ऐसे आएंगे वैसे करेंगे। तो ये सब कुछ क्या है, ये पॉलिटिकल फैक्टर है। मतलब पहले 5 साल में तो आएंगे 1 साल आएंगे पहले, उसके बाद फिर 5 साल क्या बोलेंगे। शीला दीक्षित जी, आपका दिल्ली में 15 साल राज किया, ठीक है, सीएम रही, क्या काम करा उन्होंने, कुछ काम नहीं करा, ठीक है जी। कॉमनवेल्थ गेम हुए, घोटाले फंस गए, चले गए यहाँ से, ठीक है। गवर्नर बन गए केरला की, कोई तरह की जन लोकपाल बिल पास नहीं हो पाया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, ठीक है जी। अब तो वैसे ही मर चुके हैं, वो है ही नहीं यहाँ पे, चले गए हैं, ठीक है जी। तो अल्टीमेट क्या है, और बाकी हम बात करें दिल्ली में केजरीवाल की, तो काम कर रहे हैं हर तरह से। तो ये सारी आइडियोलॉजीज हैं जो भी है। तो पॉलिटिकल जो फैक्टर्स होते हैं ये सब कुछ प्रिवेंडेंस इफेक्ट डालते हैं बिजनेस के ऊपर, ठीक है जी।
बिजनेस फर्म स्कैन, हर बिजनेस फर्म क्या करती है, स्कैन करती है, क्या करती है, एनवायरनमेंट को स्कैन करती है एंड केयरफुली, वो ध्यान से सोच समझ कर कि क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है, कौन कौन से फैक्टर्स के थ्रू एंड एडजस्ट देम, और अपना क्या करती है, एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से अप्रूवल लेती है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि दुकानें बंद हो जाएगी, ठीक है, ये बंद हो जाएगी, क्यों बंद हो, जो लोग टैक्स नहीं पे कर रहे वो दुकानें बंद हो जाएगी, तो लोगों ने क्या करा, टैक्स जमा करा दिया और अपना बिल दिखा दिया कि हमने टैक्स पे करा है, ठीक है जी, आप काम करो। तो हर कोई बंदा क्या करता है, क्योंकि अगर टैक्स पे नहीं है, दुकान बंद रहेगी, तो दुकान बंद है तो रोजी बंद हो जाएगी, सील हो जाएगी, ठीक है जी। जैसे कोई दुकान होती है वो सील होगी जी, उसमें मान लो जी एक बंदे का 2 करोड़ का माल पड़ा था, तो उसको लॉस हुआ 2 करोड़ का, दुकान नहीं चल रही, वो लॉस हो गया, अल्टीमेटली 3-4 करोड़ का लॉस हो गया, तो वो बंदा सील नहीं लगने देगा। जो भी कोशिश करेगा अपने हिसाब से, कुछ भी सेटिंग वोटिंग करके, कुछ भी फैक्टर एनालाइज करके, कॉल वॉल करके क्या कोशिश करेगा कि उसको जैसे भी उसका स्टे ले लें, उसके ऊपर टाइम ले लें कि कुछ टाइम के बाद जो भी वो कार्रवाई हो जाएगी फिर वो करेगा अल्टीमेटली। तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्ट आते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारी सरकार स्टेबल है, हमारी हम कह सकते हैं कंट्री में हमारी जो पॉलिटिक्स हैं, जो हमारी सत्ता है, ठीक है, स्टेबल है, तो इंक्रीज कॉन्फिडेंस से कहता है कि जो बिजनेस होते हैं उनको कॉन्फिडेंस अराइज होता है, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम इनकी सरकार बन चुकी है, हमारे सपोर्ट में है, हमें काम देंगे। पर लेकिन जब सरकार वो होगी, डगमगा जाएगी, ठीक है, इनस्टेबल होगी, इलेक्शन होने वाले हैं, तो लोग बोलते हैं कि यार कोई भी काम इलेक्शन के बाद करेंगे। क्योंकि जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल, मान लो कि मेरा बीजेपी से कोई रिलेशन है, मेरे जितने बीजेपी के लीडर्स हैं उनसे मेरा कोई रिलेशन है, तो अगर इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है जी, बीजेपी ने अप्रूवल दे दिया, इलेक्शन हो गए, बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई, तो मेरा अप्रूवल क्या होगा, सारे खराब हो जाएंगे, मेरा बिजनेस रन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हम कोई भी काम क्या करेंगे, हम बाद में करेंगे। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि बीजेपी के बंदे होते हैं कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस के बंदे बीजेपी में आते हैं, उनको पता है बीजेपी के अब 10 साल 15 साल चलेगी, अगर हम कांग्रेस में रहेंगे हमें इनकम मिलेगी, नहीं मिलेगी, हमें कुछ कोई सीट मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो लोग क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, क्या करते हैं, कांग्रेस से कहाँ पे चले गए, बीजेपी में चले गए, ठीक है। तो कांग्रेस पता है बीजेपी अभी 15 साल सत्ता में रहेगी, तो 15 साल तक वहाँ पे लीडर बन जाएंगे और उनका कंट्रोल होता है, बीजेपी वाले उनको बुला लेंगे, उनको सीट दे देंगे, उनको खड़ा कर देंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स है, सीधी सी बात है, पैसा चलता है, पैसा देगा बंदा, खड़ा करेगा और जीतेगा, फिर वहाँ से पैसा, अगर किसी पर राजनेता ने 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो वहाँ से वो 50 लाख क्या, वो तो 500 करोड़ रुपए कमा लेगा। लोग करते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो उससे कॉन्फिडेंस राइज होगा और लोग क्या करेंगे, हमारे कंपनी में जो लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे और नेशन का विकास, नेशन का डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों करेंगे, ठीक है। पर अगर इंस्टेबिलिटी है, क्या है, अगर इंस्टेबिलिटी है सरकार की और ये बार बार चेंज हो रही है, इंस्टेबिलिटी है, तो हमारी जो भी हमारी कंट्री में न्यू इन्वेस्टमेंट्स की जो हैम्पर द कंट्री ग्रोथ, ये कह रहे हैं कंट्री ग्रोथ में क्या हुआ, रुकावटें पैदा होती हैं। क्योंकि देखो एक चीज़ ना, अपोजिशन पार्टी वाली दो पार्टी, कांग्रेस से बीजेपी है, बीजेपी वाले कांग्रेस को कमेंट करेंगे और कांग्रेस वाले बीजेपी को लेंगे, उनकी नज़र में खराब है, उनकी नज़र उनके नज़र में खराब है, वो कहते हैं जी कांग्रेसी बेकार है, वो कहते हैं बीजेपी बेकार है, आपस में दोनों हम क्या कर रही है, आपस में क्या कर रही है, लड़ रही है, ठीक है जी, मन मुटाव हो रहा है, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, तो ये पॉलिटिक्स का राज है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे तरह की अगर इंस्टेबिलिटी होती है, जब सरकार नहीं बनती है, तो आपस में क्या होता है, इंस्टेबिलिटी ग्रोथ, मतलब कहीं ना कोई भी काम जो होगा आपका हो नहीं हो पाएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ पास करनी, सरकार तो है ही नहीं है, आप किसके पास जाओगे, तो इंस्टेबिलिटी, लोगों को टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, पैसे खर्च होंगे और अनसर्टेनिटी है, पता नहीं यार काम होगा या नहीं होगा। तो बेटा जो भी फैक्टर, मतलब जो भी जानना, इनमें से कोई भी फैक्टर अगर आया है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, मल्टीपल पार्टी गवर्नमेंट, एटीट्यूड ऑफ रूलिंग पार्टीज, अपोजिशन पार्टी का रोल, एटीट्यूड ऑफ फिलॉसफीज, ठीक है, ये जो भी कुछ भी टर्म्स होंगे जो पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, पॉलिटिक्स से लिंक रखते होंगे, वो सारे के सारे बेटा आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट डालेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें आता है वो आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी होगी तो ग्रोथ होगी, इंस्टेबिलिटी में ग्रोथ नहीं होगी, काम वहाँ रुकेगा, कोई तरह की हर तरह की प्रॉब्लम राइज होगी, ठीक है बेटा। तो इसको लिख लो, इसके बाद इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के, फिर लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा लीगल इन्वायरमेंट, देन वी क्लोज द टॉपिक। लो बेटा इसको जल्दी लिखो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक रखते हैं। देखो बेटा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एग्जांपल्स, और हम बात करें जैसे हैदराबाद, ये लिखा हुआ है हैदराबाद, जो हम कह सकते हैं बहुत पॉपुलर हो गया आईटी सेक्टर के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि वहाँ पे जो लीडर थे वो सपोर्टिव थे, उन्होंने सपोर्ट किया
ठीक है, काफ़ी पैसा दिया निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, रिसर्च के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं आज जो हैदराबाद है वो हम कह सकते हैं पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है, ठीक है जी, IT सेक्टर के अंदर, क्योंकि पॉलिटिकल फैक्टर में हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग है। एज ए रिजल्ट हैदराबाद इज नोन एज टू बी साइबराबाद, ठीक है जी। या टूरिज्म हम बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल सरकार है, अनस्टेबल है, हम कह सकते हैं हमेशा रियासत रहती है आपसी, मतलब हम कह सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हमेशा इन्वॉल्व होते हैं, कभी ज़मीन के हिसाब से होते रहेंगे, कभी लोगों के हिसाब से होते रहते हैं, ठीक है जी। या हम बात करें दिल्ली के अंदर जो हमारी कंडीशंस हैं, जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं या उनकी कंडीशन ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, डेथ रेट बहुत कम है, बाकी जगह पर डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दिल्ली में कम है। या दिल्ली में जो गरीब लोग हैं उनको राशन दिया जा रहा है, टाइम पे दिया है, तो ये सब कुछ कहिए हम कह सकते हैं केजरीवाल सरकार का रोल है, जो टाइम पे वो उनको बेसिक कम्युनिटीज़ दे रही है। या केजरीवाल गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने भी जो सैलानी हैं, जो रहते थे आउटसाइडर्स, जो वर्कर्स थे, जो डिफरेंट स्टेट्स से आए हुए थे, उनको बोला गया कि उनको माफ़ कर दिया गया है, कि उनको किसी तरह का हम कह सकते हैं कि उनको रेंट नहीं देना, और जो मकान मालिक को कौन सा रेंट नहीं आएगा, कोई अगर करता है तो उसकी तरह कार्रवाई की जाएगी, या हम ऐसा क्या कह सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये पॉलिटिकल सरकार अच्छा काम कर रही है, केजरीवाल सरकार अच्छा काम कर रही है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि दिल्ली में हम लोग सेफ हैं, या हमें हर तरह की फैसिलिटीज़ मिली जा रही है, ठीक है। पर हमें एक बड़ा दुख है कि दिल्ली वाले जो होते हैं, ठीक है, मतलब खाते हैं केजरीवाल का है, पर लेकिन देते हैं वोट वो मोदी को है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो भी हैं हमारे दिल्ली के लोग हैं वो एनालाइज करें, देखें कि कौन सच में असली लीडर है, या जो सच में आपके लिए काम कर रहा है उसको वोट दें आप, ठीक है। किसी तरह से पक्षपात ना करें, ठीक है। आपको वोटिंग राइट दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसका आप सही यूटिलाइज़ करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं केजरीवाल फैन हूँ, ठीक है, पर लेकिन वही है, जो भी मार्केट कंडीशन या जो आपको सपोर्ट करता है, आप उस लीडर को सपोर्ट करें, आप उसका साथ दें, ठीक है, ताकि वो भी टाइम आने पे आपका साथ दें। तो बेटा ये था हमारा पॉलिटिकल फैक्टर। अब लास्ट रह गया बेटा लीगल फैक्टर्स, लीगल एनवायरनमेंट। और वो बेटा उसको स्टार्ट करते हैं, इसको लिखो बेटा जल्दी से। देखो बेटा लास्ट पॉइंट लीगल एनवायरनमेंट, 4 हमारे हो चुके हैं। लास्ट पॉइंट है बेटा लीगल एनवायरनमेंट का। देखो लीगल एनवायरनमेंट का मतलब लीगलीनेस, कानूनी, जो कानून के द्वारा बना हुआ है, मतलब कोई भी चीज़ जो हमें फॉलो करनी है। जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे कर्फ्यू पास बने, ई पास बने, इसका मतलब है जब लॉकडाउन हुआ तो जिसके पास ई पास नहीं होगा वो बाहर घूमता पाया गया तो उसके ऊपर पेनल्टी या कोई कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, कानून के द्वारा हम लोग कह सकते हैं लीगली प्रोविजंस हैं कि उसको फॉलो करना है, और जो उसको फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर 5 चीज़ें हैं, अगर हम बात करें तो ये 1 2 3 then 4 then 5, ठीक है। देखो पढ़ते हैं। इट इज काइंड ऑफ लेजिस्लेशन, ये एक तरह का लेजिस्लेशन के द्वारा, जैसे हम कह सकते हैं हमारे मजिस्ट्रेट हो गए, ठीक है जी, हमारे जो लोकल कोर्ट्स हो गए या स्टेट लेवल पे कोर्ट्स हो गए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, तो जो भी लेजिस्लेशन के द्वारा जो भी चीज़ पास की जाएगी, ठीक है, या बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे ट्रेडमार्क एक्ट कि कोई भी अगर हम ट्रेड जैसे कोई भी एसेंशियल गुड्स बेचेंगे, या ट्रेडमार्क पे हम कह सकते हैं रेड और ग्रीन मार्क्स हो गया, ठीक है, या पूरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स हो गया, ठीक है, उस पर पैकेजिंग डेट हो गया, ये सब कुछ हम कह सकते हैं कि कोई भी जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो भी खाने के जिससे रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो प्रॉपर्ली ट्रेडमार्क के अंतर्गत आएंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम बात करें SIS सर्टिफाइड होते हैं या SN मार्क से वेरीफाई होने चाहिए, एग्रीकल्चर मार्क्स हो गए, तो ये सब किसमें आता है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ठीक है, जो एक्ट पास हुआ था कि कोई भी एसेंशियल गुड्स के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस हैं जो फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। आपके पास हम कह सकते हैं जैसे FCI सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं WHO सर्टिफाइड चाहिए होता है। जो भी हम कई सारे गुड्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमें उनके अकॉर्डिंगली, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी लेजिस्लेशन पास किए गए हैं हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर, कुछ भी ऑर्डर्स अगर होंगे, ठीक है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के ऊपर लगाए गए हैं या पालन किए गए हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कोर्ट की कोई जजमेंट्स अगर है, कोर्ट ने बोला कि भाई इस बंदे पर पेनल्टी है जी 5 लाख रुपए का इसका ब्याज बनता है, चालान बनता है, इसने कोई पेनल्टी करी है या इसने कुछ तरह का नुकसान दिया है भरा है, तो वो करना पड़ेगा। जैसे हमारे इंडिया के अंदर हम बात करें, कहीं कहीं जगह पे दंगे होते हैं, तो दंगे होते हैं तो सरकार क्या करती है, उन बंदों को रेस्क्यू करती है, देखती है कौन से बंदे कहाँ पे हैं, उनको पकड़ती है। फिर गवर्नमेंट बोलती है कि जो भी बंदा सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुँचाएगा उसका जो मुआवजा है सरकार उसकी प्रॉपर्टी को बेच के करेगी। तो ऐसे केस में किया जाता है,
सरकार क्या करती है, अगर बंदों को प्रोटेक्ट करती है, उनको बोलती है आपने इतना फाइन लगाया, आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा, तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं देते हो तो आपके पास कार्रवाई। फिर हम बात करते हैं डिसीजंस। कुछ डिसीजन अगर लिए जाते हैं वेरियस एजेंसीज के द्वारा, हम बात करें चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल हो या लोकल गवर्नमेंट हो, तो जो भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे जो भी कोई भी एजेंसीज कोई भी डिसीजन अगर लिए जाएंगे तो उसको भी हम बात करें, उसको भी कहा जाएगा, उसको भी लीगल एनवायरनमेंट के अंतर्गत माना जाएगा। या कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके रिगार्डिंग जो कोई प्रोविजंस या कोई भी प्रावधान बनाए गए हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना हमारा कर्तव्य है, तो हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो दिस इज काइंड ऑफ ये 5 एलिमेंट्स हैं जो हम कह सकते हैं वो लीगल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं, ये 5 चीजें, ठीक है। एक लेजिस्लेशन वाला हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कोर्ट जजमेंट्स हो गई, डिसीजंस हो गई जो गवर्नमेंट के द्वारा ली गई हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब आप पढ़ते हैं बिजनेस। बिजनेस के ऊपर कई सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं जो बनाए जाते हैं फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं ताकि हम क्या करें, स्मूथली अपने बिजनेस को क्या करें, रन कर सकें। जैसे अभी कोविड-19 प्रॉब्लम चल रही है, आपको पता ही है हर जगह, तो मास्क मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो मास्क है, जो बेसिक नेसेसिटीज आइटम है इस टाइम पे एसेंशियल कमोडिटीज में अगर आती है, तो लोग गवर्नमेंट ने बोला कि इसका प्राइस 10 रुपये से ऊपर नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कई लोगों ने क्या करा, उसको 20 रुपये का 25 रुपये का क्या करा, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई, इसको हाई प्राइस से बेचा। तो गवर्नमेंट ने बोला, सोचा कि यार ये चीज़ अगर एसेंशियल कमोडिटीज में है तो उसका गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिया कि 10 रुपये से ऊपर कोई भी बंदा इसको नहीं बेच सकता, ठीक है जी। या हम बात करें सैनिटाइजर हो गया, गवर्नमेंट ने भी पहले क्या सैनिटाइजर जो 500 रुपये का था 600 रुपये 700 रुपये का बिक रहा था, पर गवर्नमेंट ने इसके बाद लिमिट लगा दी कि 250 रुपये से ऊपर उसका प्राइस नहीं होना चाहिए। तो काइंड ऑफ वो कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशंस थे जो पास किए गए थे, किन के रिगार्डिंग, जो भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स में काम करते हैं, उस जो भी हम कह सकते हैं उस टाइम पे जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उनके ऊपर सरकार ने कुछ प्रोविजंस बनाए और उनको हमें फॉलो करना जरूरी है। वो क्यों फॉलो करते हैं? ताकि स्मूथली हम अपने बिजनेस को रन कर सकें, अपने काम को कर सकें। नो एविडेंस, जो बंदा इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा, जो भी लॉस जो भी इम्पोज किए गए हैं, ठीक है, सरकार ने जो भी फाइन हमारे पास हम कह सकते हैं लॉ बनने कानून बनाए हैं, अगर कोई बंदा उसको फॉलो नहीं करेगा तो उसके खिलाफ इम्पोज किया हैवी फाइन और पेनल्टी, उसके ऊपर कई सारी सख्त कार्रवाई की जाएगी, पेनल्टीज लगाई जाएगी, फाइन लगाए जाएंगे, थोपे जाएंगे, उनको देना पड़ेगा, ठीक है। रूल्स हैं, जैसे लाल बत्ती को जब नहीं करना है, हम कह सकते हैं जैसे काइंड ऑफ लीगल एनवायरनमेंट के पॉइंट से लीगल रूल है, ठीक है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हमें पूरा नहीं करना। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम क्या करें, जो लॉ के बने हुए, कानून के जो बने हुए हमारे रूल रेगुलेशंस हैं, उनको क्या करें, वॉयलेट कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ पे हमारे पे कार्रवाई हो सकती है। पर हमारे पे कार्रवाई अगर नहीं, अगर हम उसको नहीं भरते हैं, किसी तरह से कार्रवाई नहीं करते, तो हमारे पेनल्टी फाइन लगाया जा सकता है, ठीक है। और कभी कभार सरकार लगती है कि कई लोग जैसे हैं, ठीक है जी, जैसे कई लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन कंपनी में क्या करती है, शट डाउन कर देती है, उन कंपनी से क्या करती है सरकार, क्या करती है, बंद कर देती है। जो लोग, जैसे मान लो कि क्या हुआ इस टाइम पे हम बात करें तो जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, कोई भी बंदा अगर अपना काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, कोई भी चला रहा है, होटल चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, तो सबके अंदर क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग है। इसका मतलब है आपको कई सारी हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, फेस मास्क होना चाहिए, और आपका मास्क होना चाहिए, ठीक है, या कई सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। प्रॉपर डिस्टेंसिंग भी देखा जा रहा है कि 2 बंदों के शेड के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो सरकार अगर जाके इन्वेस्टिगेशन करती, छापा मार दी और लगता है कि सरकार को कि वहाँ पे उल्लंघन किया गया है, ठीक है, तो सरकार एक बार नोटिस देके छोड़ देगी, पर दूसरी बार में फिर कार्रवाई की गई है तो सरकार क्या करेगी, उस बंदे को पकड़ेगी, सील कर देगी, ठीक है जी। जैसे कोविड-19 प्रॉब्लम है इस टाइम पे, कई लोग गवर्नमेंट क्या करती है, आइसोलेशन में कर रखा है, गवर्नमेंट ने निर्देश लगाया कि जो बंदे अगर उस टाइम पे पाए गए या कहीं घूमते फिरते पाए गए हैं, जा रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं ना, हम जो जोन होता है, जैसे रेड जोन हो गया, इसका मतलब है पूरी गली रेड जोन है, उससे कोई बंदा बाहर नहीं निकलेगा, आप पूरी तरह से क्वारंटीन हो 1 महीने के लिए, इसका मतलब आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा और आपको बाहर नहीं निकलना। पर कोई बंदा अगर ऐसी कार्रवाई करता है, कुछ तरह का उल्लंघन करता है, कहीं घूम रहा है फिर रहा है, तो सरकार क्या करेगी, उसको पकड़ेगी, क्या करेगी, अरेस्ट करके ले जाएगी, ठीक है जी, ताकि जो भी हमारे जो बाकी लोग हैं उनको सरकार बचा सके, उनकी प्रिकॉशन तरीके से उनको सेव कर सके। देखो बेटा, चलिए एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, सारे एग्जांपल देखें। अकॉर्डिंग टू वेट एंड मीजर एक्ट, जो वेट एंड मीजर एक्ट है 2002 में जो पास हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें कि जो भी ईटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, खाने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर 2 तरह के डॉट जरूरी हैं, ठीक है, ग्रीन फॉर दी नॉन वेजिटेरियन एंड रेड फॉर दी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स,
ठीक है, तो ये जरूरी है लिखना ताकि तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आल्सो बैन कर दिया एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहल, इस तरह के अल्कोहलिक जो सब्सटेंस है, ठीक है, जो तुम कंज्यूम करते हैं उसकी तरह कोई भी तरह की एडवर्टीजमेंट नहीं होगी। और आपके स्कूल के आसपास कोई भी हम बात करें, कोई भी जो भी 1 किलोमीटर तक कोई ठेका वेका नहीं होगा, कोई बार शॉप्स नहीं होगी, ठीक है जी, या गुटखा वुटखा हो गया, किसी छोटे बच्चे को देना नहीं है, ठीक है, 10 साल से कम वाले बच्चे को। और ज़रूरी है गवर्नमेंट के हिसाब से कि जो सिगरेट के ऊपर जो पैकेट होता है उसके ऊपर लिखना है कि सिगरेट इज स्मोकिंग, तो ये मीन से इंजरीज टू हेल्थ, ये रूल लिखना जरूरी है, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं जो बनाए गए हैं। उसके बाद बेबीज फूड फॉर एडवर्टीजमेंट अगर हम बात करते हैं, इसमें ये बताना जरूरी है कि जरूरी है कि मदर फूड ज़्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू जो हम लोग फूड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यहाँ बेच रहे हैं कस्टमर को। तो बेटा ये थे इसके एग्जाम्पल, ठीक है, जो हमने इस चैप्टर में लगभग इस वीडियो में कवर कर लिया है। आज जो तो बेटा ये था आज का टॉपिक हमारा, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आज कवर किया है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।